भारत ने चैंपियंस की तरह खेला था। एक बुरा दिन एक टीम को नहीं डिफाइन कर सकता। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑन पेपर भारत के आसपास भी नहीं आती। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, आप हर बार तो नहीं जीत सकते ना। ओ छड्डो यार, ये सारे कमेंट्स जो हमने अभी सुने फैक्चुअली करेक्ट हैं, सही हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है और मैं खुद ये कह चुका हूं पहले। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय टीम ने हर टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। 2021 का वो वर्ल्ड T20 अगर छोड़ दें जिसमें भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, उसके सिवाय हर बाकी टूर्नामेंट में भारत ना कि सिर्फ ग्रुप स्टेज में बढ़िया खेला है बल्कि सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा है और वन ऑफ द फेवरेट्स रहा है। फिर भी भारत 9 टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके नॉकआउट हो चुका है। और अगर आप देखें, लड़कर नहीं हारा है भारत, वन साइडेड हारा है, बुरी तरह हारा है। 5 फाइनल्स, जी हां 5 फाइनल्स और 4 सेमीफाइनल्स भारत हारा है 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से। तो कुछ तो कारण है ना इसका विश्लेषण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी, आपको लगेगा क्यों भारत पे सवाल उठा रहे हो, अरे ये एजेंडा वाले हो, टीम के खिलाफ हो, एंटी विराट हो, एंटी इंडिया हो। प्लीज कहिए, आपका हक है, आप अपना ओपिनियन रखिए, मुझे भी हक है अपना ओपिनियन रखने का, क्योंकि आई टू एम अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट। हर बार उम्मीद लेके मैं भी बैठता हूं मैचें देखने और हर बार वो सेम गलतियां देख के मुझे भी बुरा लगता है, जिसकी वजह से मुझे हक है अपनी आवाज उठाने का। भारत की टीम इतनी बढ़िया टीम होती है हर बार, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, लाजवाब टीम होती है और हर बार जीतने लायक टीम होती है। लेकिन क्यों वन साइडेड हार जाती है उस बड़े दिन? उस बड़े दिन क्या होता है? बड़े मैच वाले दिन ऐसा क्या प्रेशर आता है कि भारत अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे खेलता है? इस चीज पे डेल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आगे भी हमारी टीम तो हमेशा अच्छी रहेगी, हमेशा अच्छा खेलेगी, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में जाके जब वो बड़ा दिन आएगा, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होगा, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, उसका जब प्रेशर आएगा तो और सब हर तरफ से बोलने लगेंगे वर्ल्ड कप तो चाहिए बॉस, वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, आप जीत रहे हैं ना। ये प्रेशर टीम पर आ जाएगी, टीम गलतियां करेगी उस दिन और अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे खेलकर फिर से हार जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सवाल ना उठाऊं, मैं फालतू में ये सब कह रहा हूं और टीम को ऐसा नहीं कहना चाहिए, टीम पहुंच तो रही है हर बारी, तो ठीक है जी, आप खुश रहिए टीम के पहुंचने से। फिर आगे से हमें यह कहना चाहिए कि हमारी टीम चैंपियन टीम नहीं है, हमारी टीम ग्रुप स्टेज में फाड़ने वाली टीम है, हमारी टीम सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने वाली टीम है। जीते ना जीते डज नॉट मैटर। अगर हम लॉस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, प्लीज लॉस से भी खुश रहिए। फिर प्लीज अब से हम यही कहते हैं कि हमें वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना है, हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच के खुश हैं। फिर कोई जरूरत नहीं है सवाल करने का, फिर तो बस यही एंड वो था। फाइनल जीत जाते तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता, वो सरप्राइजिंग हो जाता, क्योंकि जीतना तो था ही नहीं मोटिव। भारतीय टीम क्लास का वो बच्चा है जो सबसे शातिर है, सबसे मेहनती है, पूरे साल टॉप करता है, हर एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में भी टॉप करता है, रैंक 1 ले आता है। लेकिन बोर्ड्स में जाके कुछ होता है, वो पैनिक करने लग जाता है, उसको उम्मीदों का डर आ जाता है कि मम्मी पापा ये उम्मीद रख रहे हैं, ट्यूशन टीचर ये उम्मीद रख रहे हैं, स्कूल के टीचर ये उम्मीद रख रहे हैं, और फिर बोर्ड एग्जाम में उस उम्मीदों के प्रेशर में वो दब जाता है, सही से आंसर नहीं लिख पाता है और फेल कर जाता है। अब ये होता है पहले अटेम्प्ट में। अगर ये 9वें 10वें अटेम्प्ट में भी यही गलती हो रही है तो क्या उस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है? क्या उस बच्चे को मदद की जरूरत नहीं है? और इसे गलत मत लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टीम के प्लेयरों को काउंसलिंग चाहिए या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बट मैं कह रहा हूं किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत है जो साइकोलॉजिकल हो, क्योंकि स्किल में, एबिलिटी में और परफॉर्मेंस में इस टीम के आसपास कोई और टीम नहीं आती है। ये वर्ल्ड कप हमारा था। कोई भी टीम, मुझे नहीं लगता हमारे 70% पोटेंशियल तक भी खेल रही थी, जितना हमारा पोटेंशियल है उसके 70% तक भी कोई टीम नहीं खेल रही थी। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने आके हमें बुरी तरह हरा दिया। ये बात सच है, हम सब ने फाइनल देखा है, इसको मानना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अगर हम कारणों पे जाएं कि क्यों इस बार हम हारे, अपार्ट फ्रॉम वो कि भारत ने पैनिक किया हर बार की तरह, एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि देखिए, आप माने ना माने, जो पिचें बन रही थी इस वर्ल्ड कप के लिए वो आईसीसी तो नहीं बना रहा था। आईसीसी का टूर्नामेंट था लेकिन बना बीसीसीआई रहा था। ये चीज़ पाकिस्तान से बहुत लोग चिल्ला रहे थे, वो बहुत और भी प्रकार का बकवास कर रहे थे जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट जरूर था, एक वैलिड पॉइंट जरूर था कि बीसीसीआई पिचों को बना रही है।
जो कि ठीक है, होम बोर्ड शायद बना सकती है, लेकिन हमारी टीम जो है वो जब हर टीम से बेहतर है तो क्या जरूरत थी ये करने की? हमने हर कमजोर टीम से जो खेला है, वैसे किसी टीम को कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन जो वर्ल्ड कप के उतने बड़े दावेदार नहीं थे, अफगानिस्तान, उनसे हमने कहां खेला? दिल्ली, और एक ऐसी पिच पर जहां रन बनते थे, क्योंकि वहां यह डर नहीं था कि अफगानिस्तान ज्यादा रन लगा देगी, और अगर लगा भी दिया तो भारत आराम से चेस कर लेगा, सबको पता था। बांग्लादेश से हमने खेला पुणे में, वो भी अच्छी विकेट थी, रन बनाने वाली विकेट थी। श्रीलंका से हमने खेला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नेदरलैंड से हमने खेला बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में, ठीक है, क्योंकि ये टीमें उतनी तगड़ी नहीं थी और इनके अगेंस्ट हम नेचुरल पिच पर खेल सकते थे, कुछ सोचने को नहीं था। साउथ अफ्रीका, जो कि शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी तगड़ी होगी, लेकिन तगड़ी टीम निकली, उनसे हमने कहां खेला? ईडन गार्डन्स कोलकाता में, स्लो टर्निंग ट्रैक पर। ऑस्ट्रेलिया से हमने कहां खेला? चेन्नई में, एक और स्लो ड्राई विकेट पर। इंग्लैंड से हमने कहां खेला? लखनऊ में, एक और स्लो ट्रैक पर। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, आप अपने होम कंडीशंस का फायदा जरूर उठाएंगे, कोई भी टीम करती है जो होम पे खेलती है, लेकिन भारत एक ऐसा टीम है जो हर टीम को हर प्रकार के पिच पर हरा सकता है। तो ऐसा पिच क्यों बनाए जिसमें थोड़ा सा उनका भी चांस बन सकता है? आप नेचुरल खेलें, नेचुरल कहीं पे भी आ जाए, हम हरा देंगे आपको। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ आया कि ये पिच को लेकर खेल करने की क्या जरूरत पड़ गई इतनी, कि फाइनल में भी आपने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया को स्लो ड्राई विकेट देते हैं, स्पिनरों के सामने वो फंस जाएंगे। फंसा कौन? जो गड्ढा आपने खोदा ऑस्ट्रेलिया के लिए, कौन फंसा उसमें? कौन गिरा? भारत गिरा कि नहीं गिरा? टॉस आप हारे। रोहित शर्मा ने कहा कि हम टॉस जीतते तो भी हम बल्लेबाजी लेते, जो मुझे लगता है उन्होंने ऐसे ही कहा, इतने बेवकूफ नहीं है वो, उन्होंने पिच को रीड जरूर किया होगा, और टॉस जीतते तो शायद भारत चेस करता और शायद भारत जीत जाता। शायद क्या, मुझे लगता है भारत आराम से वर्ल्ड कप जीत जाता अगर हम चेस करते। इसका मतलब क्या है कि टॉस इतना क्रूशल बन गया, टॉस ने डिसाइड कर लिया कौन मैच जीता। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये करने की क्या जरूरत थी? ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी बहुत आसान होती गई। जैसे ही वक्त गुजरता गया, उस दिन पिच पुरानी होती गई, आसान हो गया बैटिंग के लिए। भारत ने जब बल्लेबाजी की तब मुश्किल था कंपैरेटिवली, फिर भी रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दी। शुभमन गिल लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण फिर से बुरा शॉट खेलकर शुरू में ही आउट हो गए थे। अब ये तो डिबेटेबल है कि रोहित शर्मा को वो छक्के के लिए जाना चाहिए था कि नहीं, मैक्सवेल की बॉल पर हाइंडसाइट में कह सकते हैं गलत था, लेकिन जब वो मार रहे थे तो लग रहे थे शॉट, तब हमें हर शॉट अच्छा लग रहा था, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो ठीक है, एक एरर इन जजमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को लंबा खेलना ज़्यादा ज़रूरी था, सिर्फ इस मैच में नहीं। मैं शुरू से कह रहा था कि रोहित बहुत बढ़िया शुरुआतें दे रहे हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल से नीचे खेल रहे हैं, इसलिए कि वो मार रहे हैं लेकिन वो लंबा नहीं खेल रहे। रोहित का स्ट्रेंथ क्या है? ऑपोजिशन की टीम जब रोहित शर्मा को गेंद डालती है, उनको डर किस बात का रहता है कि ये बंदा 200 वाला प्लेयर है, ये बंदा अगर टिक गया 200 लगाएगा और पूरी तरह मैच हमसे दूर ले जाएगा। वो बंदा अगर 50-50, 40-40 बना के आउट हो रहा है, 20 बॉल में बना रहा हो, लेकिन उसके बाद वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते। वो उसके बाद भारत में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मारता रहे उस स्ट्राइक रेट से, राइट? सबका रोल अलग है। तो रोहित शर्मा अगर थोड़ा धीमा खेलते लेकिन थोड़ा लंबा खेलते, सिर्फ फाइनल में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, तो मुझे लगता है कि टीम को बहुत फायदा होता और उनके अपने भी 100 काफी हो सकते थे। मतलब जैसे आपने देखा ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली, राइट, उन्होंने मारा है पूरे टाइम, रोहित जितना नहीं मारा, लेकिन मार के खेला है, रुक के नहीं खेला, लेकिन लंबा खेला है। तो उससे तो 5 गुना ज्यादा बेहतर इनिंग रोहित खेलने की काबिलियत रखते हैं। वो चीज हमें रोहित से देखने को नहीं मिली इस वर्ल्ड कप में। तो जी उसकी वजह से उसके बाद स्लो हो गया गेम, और आपने ये स्टैट तो सुना ही होगा जो बहुत ही आश्चर्यचकित है कि भारत ने 9 चौके लगाए पहले 10 ओवर में, उसके बाद ओवर 10 से लेके ओवर 50 तक कितने चौके लगाए? 4, सिर्फ 4 चौके, छक्के तो लगे ही नहीं है। कैन यू इमेजिन 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है, भारत अपने शेल में इतना घुस गया कि भारत ने सिर्फ 4 चौके लगाए, और वो किन्होंने लगाए? 2 चौके उनमें से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने लगाए। तो सिर्फ 2 चौके लगे हैं बाकी बल्लेबाजों से, एक केएल राहुल ने लगाया है, एक सूर्य कुमार यादव ने। इससे आपको क्या पता लगता है कि भारत ग्रुप स्टेज में अलग क्रिकेट खेलता है, सेमीफाइनल में भारत ने बहुत अच्छा खेला। क्यों? क्योंकि नेचुरल पिच मिली, जो कि एक अच्छी पिच थी, रन बनाने वाली पिच थी। न्यूजीलैंड वाले मैच में भारत ने 400 लगाए। ये काबिलियत है भारत की, कोई टीम आप सामने ला दो, अच्छी विकेट पर भारत से नहीं लड़ पाएगी। तो विराट तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, मुझे लगता है। लोग कह रहे थे स्लो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, उस
टाइम पे विकेटें भी गिर रही थी, तो उन्होंने अच्छा खेला। और मुझे लग रहा था जब विराट कोहली केएल राहुल की वो साझेदारी बन रही थी कि जैसे साउथ अफ्रीका वाले मैच में हुआ था कि विराट और श्रेयस अय्यर ने धीमा कर दिया था, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ ली थी और 300 पार का स्कोर लगा दिया था बोर्ड पर। मुझे लगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर विराट थोड़े टेंटेटिव रह गए और आउट हो गए। केएल राहुल ने उसके बाद एक टेस्ट क्रिकेट के प्रकार की पारी खेली, जिसके लिए उनका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये बुरा खिलाड़ी है, ऐसा है वैसा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है केएल राहुल बहुत अच्छे खिलाड़ी है और इस टीम में जगह उनकी ज़रूर बनती है, आगे भी बनेगी। धीमा उन्होंने इसलिए खेला क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद बल्लेबाज आने वाले इतने डिपेंडेबल नहीं है, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव। अब इस पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि जडेजा को क्यों 6 पे भेजा, यादव को क्यों आखिर के लिए रखा। मैं मानता हूं कि जो डिसीजन लिया है ठीक लिया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का काम है बॉल को इधर मारना उधर मारना, फिनिश करना। वो टिक्के खेलने वाले खिलाड़ी उतने नहीं है। जडेजा में टिक्के खेलने वाली काबिलियत है, वो एबिलिटी है। तो मुझे लगता है वो डिसीजन तो ठीक था, पे ऑफ नहीं हुआ। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने, सच बताइए, क्या वनडे में कुछ खास किया था वर्ल्ड कप से पहले कि वो सिलेक्ट हो? फिर भी वो स्क्वाड में रहे। आपके सबको पता था कि वो स्क्वाड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो T20 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। अरे भाई, फॉर्मेट अलग है। यही चीजें हम गलत करे जा रहे हैं। ईशान किशन ने एशिया कप में इतना बढ़िया खेला, उनको आप आजमा लेते। मुझे पता है कि नंबर 6 उनके लिए नीचे होता, लेकिन फिर भी एक ऐसा बल्लेबाज जिसने प्रूव किया है अपने आप को, और एक लेफ्टी भी आपको मिलता। या आप संजू सैमसन को ले आते। संजू सैमसन के लिए सब बोल रहे हैं, संजू सैमसन ने नंबर 6 पे ठीक ठाक किया है। सूर्य कुमार यादव से तो बेहतर किया है जी, आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए। लेकिन टीम को यह था कि सूर्या ही चाहिए। और हार्दिक पांड्या का लॉस तो उनकी कमी जरूर खली है, मैं मानता हूं। वो रहते तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते। लेकिन अब बैकअप हमारे पास, सूर्य कुमार यादव को हमने जबरदस्ती खिलाया, ये मुझे लगता है। वनडे में उन्होंने नहीं जस्टिफाई किया अपने पोजीशन को, और ये बिल्कुल सच बात है। तो केएल राहुल धीमा नहीं खेलते तो क्या करते? उनको पता था कि आखिर तक जाना है। अगर वो मारने लग जाते, फिर इससे कम रन बनते उनके। उन्होंने जो 66 मारे कुछ 105-110 गेंदों में, वो शायद वो 50 मार देते, थोड़ा तेज मारते, लेकिन भारत फिर ऑल आउट हो जाता थोड़े पहले, और ऐसे ही रन बनते 230-240, शायद ओवर थोड़े रह जाते, जिससे फर्क तो नहीं पड़ता, टारगेट तो उतना ही रहता। तो मुझे लगता है भारत का यही था कि टॉप 5 ही बल्लेबाजी में भी डिपेंडेबल थे। केएल राहुल के बाद रविंद्र जडेजा ने भी इतनी कुछ खास नहीं करी थी इस वर्ल्ड कप में। उनकी बल्लेबाजी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती थी। और सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस देते थे। ये बस उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन आएगा, सूर्या मार देगा, इधर मार देगा, उधर मार देगा। वो एक दिन कब आएगा किसको पता। उसके भरोसे आप वर्ल्ड कप आपने खिला दिया उनको, जैसे पिछली बार विजय शंकर को खिला दिया था। तो देखिए, भारत की टीम बड़े दिन पैनिक कर रही है, ये बात सच है। 2019 के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा, ऋषभ पंत को खिलाया गया नंबर 4 पर। ऋषभ पंत बहुत प्रॉमिसिंग लगे थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही कितनी थी, उनको आपने वर्ल्ड कप में उतार दिया। और सेमीफाइनल में नंबर 4 वो आ रहे थे, वो भी उस वक्त जब आपका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो रहा था। फिर नंबर 5 पर कौन आते हैं? दिनेश कार्तिक। 5 पर 3 होती है भारत, तब आते हैं दिनेश कार्तिक, जिनको आपने सिलेक्ट किया इस बनाम पे कि वो नंबर 6 पे खेले फिनिश करने के लिए, आखिरी 10-15 ओवरों के लिए। उनको आपने भेज दिया शुरू में हिलती हुई नई गेंद खेलने के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी, वो महेंद्र सिंह धोनी जो मैच, फंसे हुए मैच को कहीं से भी निकाल के भारत को जिता दे सकते हैं, जो साझेदारियां लगा सकते हैं, जिनका पोजीशन नंबर 5 है, उनको आपने 5 से हटाकर कहां भेजा? नंबर 7 पर। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या आ गए। 20 पर 4 थी भारत। वो हार्दिक पांड्या जो हिटर थे, बिग हिटर थे, वो भी फिनिशर, आपने धोनी को बचा दिया आखिर के लिए। वो पैनिक किया भारत ने तब। अभी क्या हुआ? अभी मोहम्मद सिराज, मुझे पता है वर्ल्ड कप में बहुत खास गेंदबाजी नहीं करी है उन्होंने, लेकिन वो नई गेंद से डालते हैं। अगर आपको मोहम्मद सिराज से सबसे बेस्ट निकालना है, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस कहां आता है? नई गेंद से। वहीं पे उन्होंने किया है, जब भी अच्छा परफॉर्म किया है, श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल उठा लीजिए, वर्ल्ड कप का मैच उठा लीजिए, तो वो हिलती हुई गेंद से सबसे बढ़िया बॉल करते हैं। उनको आपने रोक दिया। आपने किसको दिया नई गेंद? मोहम्मद शमी, जो कि थोड़ी पुरानी गेंद, वन चेंज में आके बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और अपने दूसरे तीसरे स्पेल में बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। उनको आपने दे दी नई गेंद। विकेट तो उन्होंने चटका दी, लेकिन रन बहुत पिटे। वो लाइन लेंथ उनकी खराब हो गई नई गेंद के साथ, क्योंकि जब गेंद लहरा रही होती है उससे उनको डालने की आदत नहीं है। तो जी, पैनिक आपने किया। अब इसको आप फियर ऑफ फेलियर कहें, आप एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कहें, सब कुछ सही है। और मैं मान सकता हूं कि प्लेयरों पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, बुरा भी उनको सबसे ज्यादा लग रहा होगा हार का, हम सबसे 100 गुना ज्यादा। लेकिन बाहर से शायद कई बारी
चीजें देखना इजी होता है, हमें दिख रहा है कि क्या गलतियां रिपीट हो रही हैं। और क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब चाहते हैं भारत अच्छा करे, हम चाहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छुएं, उठाएं, वो डिजर्व करते हैं, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत, ये वर्ल्ड कप भारत का था और हमने उसे जाने दिया क्योंकि हमने वही गलतियां दोहराई। प्लीज कमेंट करके बताइएगा अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं है, गालियां नहीं दीजिएगा। यहां से भारत को, मुझे नहीं लगता स्किल, परफॉर्मेंस या किसी चीज पर काम करना है, वो सब भारत के पास है। भारत की टीम और भारत के बल्लेबाज, भारत के गेंदबाज, भारत के ऑलराउंडर्स, फील्डर्स टॉप नॉच है, दुनिया में किसी भी टीम से बेहतर है। भारत को काम करना है अपने मेंटल कंडीशनिंग पर, प्रेशर हैंडलिंग पर। बड़े दिन भारत के हाथ पैर फूलते हैं, बड़े दिन भारत अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे खेलता है। भारत को अपने पोटेंशियल के आसपास, अगर पोटेंशियल पर भी नहीं तो उसके आसपास खेलना पड़ेगा। अपने पोटेंशियल के 75% पर भी अगर भारत खेल लेता तो ये वर्ल्ड कप आज हमारे पास होता। इसके साथ आज मैं खत्म करूंगा। आज मैं मुस्कुरा नहीं पाया, दुख है, गुस्सा भी है, प्लेयरों पर नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान पर नहीं, पर कि वही गलतियां दोहराई जा रही हैं इस बात पर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।